Hello everyone, I hope you all are happy and fine. First of all, thank you everyone लास्ट क्लास में इतना वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन इस यूनिट का और डायमेंशन के बारे में। आज वाली क्लास के अंदर हम कंप्लीट इस यूनिट को कवर करेंगे और एक अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो सभी सोल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास का मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हुए आज हम आगे करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स हमने देखा था कल। यूनिट हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिनकी हेल्प से हम सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करते हैं मेजरमेंट के लिए। कौन से फॉर्मूले का यूज किया था? Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई U। हेयर n इज मैग्नीट्यूड एंड U इज यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट हमने कल कौन कौन सी देखी थी? CGS, FPS, MKS। C मीन्स सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर मेजर करेगा लेंथ, मास को मेजर करेंगे ग्राम के अंदर और टाइम को किस में करेंगे? सेकेंड। F स्टैंड फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। और एम के सिस्टम के अंदर हमने मास को मेजर किया था किलो में और लेंथ को मेजर किया था मीटर में और टाइम को मेजर किया था किस में? सेकेंड में। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट जो है वो एम के सिस्टम के मॉडिफिकेशन के बाद बनी है। एसआई यूनिट बोलें या फिर फंडामेंटल यूनिट बोलें। तो कल हमने देखा था जो हमारी टोटल फंडामेंटल यूनिट है वो कितनी होती है? 7। मास जिसको डिनोट किया था केजी से, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसके बाद हमारी जो 2 यूनिट होती हैं इसके अंदर वो 2 यूनिट सप्लीमेंट्री होती हैं। कौन कौन सी थी? एक थी रेडियन और दूसरी कौन सी थी? स्टेरेडियन। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन किस किस तरीके से राइट किया जाता है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो डायरेक्टली पूछे गए हैं, जिसमें एक फर्स्ट पॉइंट हमारा था जो सिमिलर डायमेंशन है उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होती। जो पूछा गया है इससे वो है जो प्योर नंबर है हमारे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन हुआ, ये जो हमारी क्वांटिटी होती हैं, ये जो प्योर नंबर हैं या रेशियो की फॉर्म में है, ये हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। अगर बात करें, इसको एक बार पूछा भी गया है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और जो पावर्स हैं, डायमेंशन है, वो भी हमारी कैसी हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमने किया था इसकी एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या किया था? वन सिस्टम से अनदर सिस्टम के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन किया था, जिसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था सिंपल, Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई U। 2 क्वांटिटी हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने मेजरमेंट की थी। जैसे इसका कल एग्जाम्पल लिया था, न्यूटन का कन्वर्जन किया था किसके अंदर? डाइन के अंदर। जो हमारा 1 न्यूटन है वो किसके बराबर आया था? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। सेकेंड जो डायमेंशन की एप्लीकेशन थी वो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन था, जिसमें हमने देखा था अगर कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी की जो डायमेंशन होगी अगर वो सेम है तो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज जो हमारी इक्वेशन होगी वो रॉन्ग होगी। थर्ड इसकी जो एप्लीकेशन थी, हम डायमेंशन का जो यूज करके जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन फिजिकल क्वांटिटीज के अमंग रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, जिसके लिए हमने कल ये एग्जाम्पल देखा था। आज जो हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इसमें अगर लिमिटेशन देखें तो कुछ कई फिजिकल क्वांटिटी जैसे वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, टॉर्क हुआ, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं बट सभी की डायमेंशन सेम है। नेक्स्ट हमने देखा था, ये इम्पोर्टेंट है, 1/2 हुआ, एक्सपोनेंट फंक्शन हुआ, पाई हुआ, ये सभी हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं। तो
थर्ड हमने देखा था, अगर हमारी इक्वेशन इस टाइप की है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ली या साइन इक्वेशन ली, वेव की फॉर्म में इक्वेशन ली, ये एक बार एज इट इज पूछा भी गया है, तो इन इक्वेशन को हम डायमेंशन का यूज करके डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन डायमेंशनली ये करेक्ट होंगी या नहीं होगी ये हम इससे चेक कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, जो भी हमने मेजरमेंट की है उसमें रिलायबिलिटी और प्रिसिजन के बारे में बताती हैं, जिनके अंदर हमारे पास सर्टेन डिजिट के साथ साथ एक अनसर्टेन डिजिट भी इंक्लूड होती है। जैसे देखो कोई ये एग्जांपल लो, 14.5 सेंटीमीटर है। अगर बात करें इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो इसके अंदर टोटल कितने डिजिट हैं, 3, तो कितनी सिग्निफिकेंट होंगी, 3। अगर बात करें 1 की और 4 की, तो इसके अंदर जो हमारा 1 और 4 है वो कैसी डिजिट होंगी, वो होंगी सर्टेन डिजिट या फिर रिलायबल डिजिट। लेकिन जो इसके अंदर हमारी यूनिट 5 है, लास्ट डिजिट, इसको बोलते हैं हम अनसर्टेन डिजिट। तो हम बोलते हैं जो हमारा नंबर होता है उसके अंदर सर्टेन डिजिट के साथ साथ एक और डिजिट अनसर्टेन डिजिट होती है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लें, 14.52 सेंटीमीटर है। अगर इसमें बात करें 1, 4 और जो 5 है वो कैसी होंगी, हमारी रिलायबल या सर्टेन डिजिट होंगी। लेकिन जो इसके अंदर ये लास्ट वाली डिजिट 2 होगी, ये हमारी कैसी होगी, अनसर्टेन डिजिट होगी। नेक्स्ट जो हमें इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो ध्यान रखना है, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर का कन्वर्जन करते हैं डिफरेंट यूनिट में, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे इसमें देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। इसके अंदर भी कितनी, अगर हम इसका कन्वर्जन मीटर में करते हैं तो इसके अंदर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, हमारी 3 होंगी। यानी अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो सब सेम होंगी। इन जो रूल्स हैं इम्पोर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन ईजी आता है, लेकिन विदाउट रिवीजन हम ये भी गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक है, एक बार ध्यान से देखने से ही इससे जो क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा। सबसे पहला जो रूल है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, वो सारी की सारी डिजिट हमारी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे देखो ये डिजिट है, इसमें चारों की, इसके अंदर चारों की चारों डिजिट नॉन जीरो हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 4। नेक्स्ट नंबर देखो कितनी डिजिट हैं इसके अंदर, 5। कोई भी नॉन जीरो टर्म नहीं है, तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 5। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, फर्स्ट रूल क्या डिफाइन करता है, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं सिग्निफिकेंट फिगर, वो सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। सेकंड जो रूल है, जितनी ऑल जीरोज ओक्यूरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी नंबर में जितने भी जीरोज हैं जो मिड में हैं, किसके, नॉन जीरो नंबर के, वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे इस नंबर में देखो एक जीरो है, लेकिन टोटल यूनिट काउंट करें, टोटल कितनी है, 4, तो इसमें ये जीरो काउंट होगी और कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 4। नेक्स्ट जो ये एग्जांपल है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, अगर काउंट करें तो 6 डिजिट है, तो कितनी होंगी, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रूल है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जो लास्ट में जीरो होंगी किसी नंबर के अंदर, वो जीरोज हमारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। जैसे अगर इसमें देखें डिजिट कितनी है, 3, जो ये जीरो होगी ये काउंट नहीं होगी, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर बची इसके अंदर, ये यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस डिजिट की, अगर वैसे डिजिट काउंट करें तो कितनी है, टोटल 6, लेकिन ये जो 2 जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगी, तो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, हमारी 4 होंगी। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, रूल क्या डिफाइन करता है, जितनी भी जीरोज हैं राइट टू ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड
टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो, जैसे डेसिमल के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में एक जीरो इधर है, दो जीरो इधर है, ये दोनों के तीनों जीरोज हमारी काउंट नहीं होंगी, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? दो। सिमिलरली अगर इसमें देखें, ये जो तीनों जीरोज हैं काउंट नहीं होंगी, लेकिन ये जीरो काउंट होगी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हो जाएंगे? 4। नेक्स्ट अगर हमारा रूल नंबर 5 देखें, तो देखो, लेफ्ट डेसिमल में भी, डेसिमल से पहले लेफ्ट में भी जीरो है और डेसिमल के बाद एंड में राइट में भी जीरो है, तो इस केस में क्या होगा? ये जीरो काउंट नहीं होगी, लेकिन जो राइट साइड वाली जीरो है हमारी डेसिमल के बाद, वो सिग्निफिकेंट होगी। तो इसमें देखो टोटल कितनी है? 1 2 3 4, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? 4। अगर इसमें चेक करें तो इसमें 1 2 3 4 चारों काउंट होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? 4। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या डिफाइन करता है? अगर हमने नंबर किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया है? एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर, तो उसकी वजह से एक्सपोनेंट टर्म की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये है 18.3, अगर हम इसको राइट करें 1.83 इंटू 10 की पावर 1 की फॉर्म में, या इस फॉर्म में राइट करें, तीनों के अंदर इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी। इसका मतलब ये है जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो चेंज नहीं होंगी एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करने के बाद भी। अगर हम रूल नंबर 7 की बात करें, तो जो ट्राइलिंग जीरोज हैं इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्राइलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे ये एग्जांपल देखो, इसके अंदर देखो ना ये दो जीरो काउंट होंगी ना ये जीरो काउंट होगी, तो टोटल जो ये 3 नंबर हैं ये काउंट होंगी 3 डिजिट, और टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर? 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मास कितना है? 100 kg। इसके अंदर कितने यूनिट डिफाइन की है, तो टोटल कितने जीरोज होंगे इसके अंदर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अगर हम एक बार सारा 1 मिनट में रिव्यू करें, देखें, तो इसके अंदर हमने क्या देखा है? फर्स्ट एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सारी के सारी नॉन जीरो टर्म हमारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट। अगर दो नंबर के बीच में जीरो है तो वो भी क्या होगी? सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल नंबर 3, विदाउट डेसिमल अगर राइट में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अगर नेक्स्ट देखें, लेफ्ट में अगर डेसिमल के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ जीरो हैं तो वो भी काउंट नहीं होंगी। और रूल नंबर 5 की बात करें, अगर डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है और एंड में जीरो है तो एंड वाली सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन स्टार्टिंग वाली काउंट नहीं होंगी। और एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट करने की वजह से जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो हमारी ट्राइलिंग जीरोज होती हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट के अंदर, वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होती। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इससे देखो रूल 2 हैं इसके बस, और दोनों को अच्छे से समझना है, कई बार बिना कैलकुलेशन के सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, फर्स्ट जो रूल है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर। अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उससे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है, तो कैसे करेंगे? देखो, इस केस में सबसे जो कम लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कौन से टर्म में है? फर्स्ट वाले के अंदर है, और सेकंड वाले में कितने हैं डेसिमल के बाद? पॉइंट डिजिट 3। तो जब हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो इसके अंदर देखो, जो इसमें जो डेसिमल प्लेस होगा वो डेसिमल प्लेस उसके बराबर होगा जिसमें सबसे लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। जैसे 12.24 है, इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2, तो आंसर में भी कितना डेसिमल के बाद कितने होंगे? 2। नेक्स्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों में लेस डेसिमल के बाद लेस डिजिट किस में है? सेकंड वाले में, तो आंसर में भी जो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद होगा डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होंगी? 2। तो ये रूल है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जिसमें हम सीधा सीधा ये देखते हैं
डेसिमल के बाद जिसमें लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होंगे आंसर के अंदर भी हम उसी को लेके चलेंगे। सेकंड जो इसका रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें हम देखते हैं जो भी हमारा छोटा नंबर होगा उस छोटे नंबर में जितनी डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस होंगे या जितने नंबर होंगे आंसर में भी उतने ही होंगे। जैसे एक नंबर है 4.192, सेकंड नंबर है 2.02, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये है। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट तक डिजिट है, 2, तो जो आंसर में भी काउंटिंग होगी वो 2 तक होगी, तो आंसर होगा 8.47। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। हमें राउंडिंग ऑफ करने की नीड क्यों होती है? जो रिजल्ट निकाला है या जो मेजरमेंट की है उसके अंदर मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट होती है, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके भी हमारे मेन बेसिकली 4 रूल होते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं 8.64 है। इस केस में देखो जो हमारा लास्ट नंबर है डिजिट है वो 5 से छोटा है। अगर वो 5 से छोटा है तो उसको वहाँ से डिलीट कर देंगे और सीधा आंसर बचेगा कितना, 8.6। रूल नंबर 2 क्या है, लास्ट जो डिजिट है 5 से बड़ी है, तो इस केस में क्या होगा, जो अगला नंबर होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 6.9। थर्ड है अगर लास्ट डिजिट हमारी थर्ड जो रूल है उसके अंदर क्या है, अगर हमारी लास्ट डिजिट कितनी है 5, जैसे एग्जांपल 8.65, लास्ट डिजिट कौन सी है 5, तो इस केस में हम देखो 2 रूल का यूज करते हैं। अगर 5 से आगे नंबर इवन है तो आंसर पे कोई इफेक्ट ऐड नहीं करना, सीधा आंसर लिख देंगे 8.6। अगर 8.75 है, इस केस में लास्ट डिजिट 5 है लेकिन अगला नंबर कितना है 7, तो इस केस में अगर नंबर ओड हो तो हम उसमें कितना ऐड कर देंगे 1, यानी ये बोल सकते हैं नंबर हमने ओड छोड़ना ही नहीं है। अगर लास्ट डिजिट कितनी है 5 तो इसमें आंसर कितना होगा 8.8। अब देखो जो टॉपिक किया है सिग्निफिकेंट फिगर उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो फर्स्ट नंबर है 500.0 सेंटीमीटर, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी हमारी, इसके अंदर होंगी 4। नेक्स्ट जो है 0.005 सेंटीमीटर, इसके अंदर ये तीनों जीरोज काउंट नहीं होंगी, तो आंसर कितना होगा 1। इसके अगर देखें डेसिमल के बाद राइट साइड की जो दोनों जीरोज होंगी वो हमारी सिग्निफिकेंट होंगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। अगर नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखें इसका 1.22 इंटू 10⁴, 10⁴ जो ये है ये तो काउंट ही नहीं होगा, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 3। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें देखो डेसिमल के बाद दोनों जीरोज काउंट होंगी, तो इसके अंदर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो कितनी हो जाएंगी 5। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे 1.05, इसकी भी जो ये जीरो है काउंट होगी, टोटल कितनी होंगी इसमें 3 होंगी। इस केस में अगर हम देखें 6320, इसकी जो ये जीरोज है ये काउंट नहीं होगी, तो इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो कितनी होंगी 3। अगर एग्जाम्पल 5 देखें इसमें भी कितनी होंगी 4, इसमें कितनी होंगी 1 और इसमें कितनी होंगी 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखो जिसमें एल डिफाइन किया है, बी डिफाइन किया है और थिकनेस डिफाइन करी है। इस केस में एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम ऑफ द शीट टू बी करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो एरिया के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई प्लस, जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नेट एरिया कितना होगा ये होगा। अब इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी अगर सभी की चेक करके देखें तो सभी के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी कितनी है 3, तो इसके अंदर भी जो आंसर में होंगी वो कितनी हो जाएंगी हमारी 3 होंगी। अगर वॉल्यूम की देखें एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर मिलेगा, सबसे छोटे नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट नंबर हैं 3, तो आंसर में भी कितनी हो जाएंगी हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिससे कई बार एक MCQ बनने की पॉसिबिलिटी रहती है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी है। किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हम जो 10 की पावर है उसका यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखो, जैसे ये एग्जांपल है 4.9 इंटू 10 की पावर 1। अगर इसमें देखें 4.9, पहले तो इस डेसिमल फॉर्म में ऐसे राइट करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, अगर ये नंबर 5 से स्मॉलर है तो इस 10 की पावर 1 में कुछ भी ऐड नहीं करना और सीधा सीधा जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगला एग्जांपल देखो, ये 5100 है। इसको पहले तो इसी फॉर्म में हम राइट करेंगे। कैसे लिखा जाएगा, 5.1 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो 5.1 5 से बड़ा है तो 10 की पावर जो 3 है, इस 3 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और 1 तो इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 10 की पावर 4 इस फॉर्म में हमें जो ये करेक्ट मेथड होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, इस फॉर्म में राइट करना होता है। अगर वो नंबर 5 से स्मॉलर है तो 10 की पावर जो जितनी भी ये होगी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो जितना इस 10 की पावर 4 है 5 है जितना होगा इसमें क्या हो जाएगा +1 ऐड हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल है 1.496 इंटू 10 की पावर 11। अगर इसमें देखें 1.4, ये जो है अगर ये पूरी वैल्यू देखें लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना होगा 11। नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल और है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। अगर इसको हम चेक करें तो इसमें देखो 6.6 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो इसमें +1 ऐड होगा। अगर इसमें +1 ऐड होगा तो -34 + 1 कितना बचेगा -33। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा -33। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब तक 3 टॉपिक देखे हैं। सबसे पहले देखा सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद हमने देखा है राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसके बाद देखा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इस यूनिट से जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एरर। देखो एरर क्या होती है, एक बार थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। मेजरमेंट के दौरान जो हमारी ट्रू वैल्यू है और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो हमारा किसको डिनोट करता है, एरर को। वेरी शॉर्ट में देखेंगे, अगर कोई पूछ ले एरर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं तो एरर सिस्टेमेटिक जो एरर होती हैं, देखो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसके जो सिस्टेमेटिक एरर के जो कारण होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इन्वायरमेंटल एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है। टेम्परेचर प्रेशर की वजह से इन्वायरमेंटल एरर होता है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई भी इम्परफेक्शन है डिजाइनिंग वगैरह में तो भी एरर हो सकती है। और ऑब्जर्वेशन लेते टाइम अगर के प्रॉपर केयर ना की जाए तो भी एरर है। सिस्टमेटिक के बाद जो एरर होती है वो होती है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर किस वजह से होती है, जो ह्यूमन की मिस्टेक है रीडिंग के टाइम पे उनकी वजह से ही होती है। थर्ड होती है हमारी रैंडम एरर। तो ये मेन कोजेज हैं एरर किस वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट देखो, अगर हमने एन ऑब्जर्वेशन की हैं किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम तो उसमें जो रैंडम एरर होगी वो कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगी, वो हमारी 1/n टाइम होगी। इसीलिए हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान कम से कम 3-5 रीडिंग तो ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि उससे जो एरर की वो है वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हम किसी भी एरर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखो इसमें हम जो यूज करते हैं सबसे पहले है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे मेजर करते हैं, देखो उसके लिए मानना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है
n टाइम मेजर करी है, जिसको हमने डिनोट किया A1 A2 AN तक। सभी काम क्या करेंगे, मीन कर लेंगे, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दिया, ये हमारी मीन निकल गई। अब स्टेटमेंट में ये बोला था डेफिनेशन में, डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, लेकिन अगर किसी के अंदर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो जो हमने मीन निकाला है वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर, मीन निकाल लिया, इसके बाद एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का अगर एब्सोल्यूट एरर देखें तो जितना मीन आया है उसमें से हम जो हमारी फर्स्ट रीडिंग थी वो माइनस कर देंगे। सिमिलरली सेकंड एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, जो मीन था उससे सेकंड टर्म माइनस कर देंगे। इसी तरीके से जितनी भी मेजरमेंट है सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका अगर हम मीन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितनी ऑब्जर्वेशन है वो कर देंगे हम n। अगर बात करें टोटल जो हमारी वैल्यू है वो कैसे राइट होगी, जो ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू कितनी है प्लस डेल ए एम कितना आया है, ये डेल ए एम है, ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। सेकंड है हमारी रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकाली जाती है, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है डेल ए एम डिवाइडेड बाय जो भी हमारी मीन वैल्यू है, दोनों मीन वैल्यू का रेशो लेके चलते हैं, ऊपर तो एब्सोल्यूट एरर का मीन और नीचे हो जाएगा जो हमारी जितने भी टर्म है उन सब का मीन। और अगर इसी में बोल दे परसेंटेज ऑफ एरर क्या होगा, तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, जो भी रिलेटिव एरर या जो भी ये फ्रैक्शनल एरर निकाला है मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इस तरीके से हम राइट करते हैं। अब जिस तरीके से सिग्निफिकेंट में रूल थे कुछ, इसमें भी अपने रूल होते हैं, तो ज़्यादा नहीं है, टोटल 5 ही रूल हैं, बहुत ईजी हैं। सबसे पहले जो है देखो, जो हम एरर है कैसे राइट करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर है। मान लिया कोई टर्म है, एक ली है क्वांटिटी x और दूसरी क्वांटिटी है, हमने इसके अंदर दो क्वांटिटी ली हैं, तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो किसके बराबर होगी, चाहे हम सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं। जो दो क्वांटिटी हैं उन दोनों के एब्सोल्यूट एरर के इंडिविजुअल के सम के बराबर होगी। जैसे ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक क्वांटिटी ए सेकंड क्वांटिटी बी। या तो एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में जब हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों केस में जो भी इंडिविजुअल इनके एब्सोल्यूट एरर है उन दोनों का क्या हो जाएगा, सम। और अगर इसी में पूछ ले मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर कितना है, ये एक बार पूछा भी गया एक क्वेश्चन इसका, तो सीधा क्या करेंगे, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। सेकंड जो हमारा रूल है इसके अंदर वो है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो देखो, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम एरर निकालते हैं, माना है x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और इसमें x इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। तो इस केस में हम निकालते हैं फ्रैक्शनल या जो रिलेटिव एरर होगा, तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर होगा प्रोडक्ट या डिवीजन के अंदर ऑफ क्वांटिटीज, वो इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो देखो, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम एब्सोल्यूट एरर निकालें तो उसको हम फ्रैक्शनल या रिलेटिव फॉर्म में निकालते हैं, और जो टोटल फ्रैक्शनल फॉर्म या रिलेटिव एरर होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारी इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर कितना रिलेटिव एरर है उनके इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। तो जैसे ये हो जाएगा डेल एक्स बाई एक्स, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये जो साइन होगा ये हमेशा किसका होगा, प्लस का होगा, ये कभी भी माइनस का नहीं होगा, लेकिन जो बार ये साइन है ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। और जो लास्ट रूल 3 है इसके अंदर वो क्या होगा, वो एक्सपोनेंट का है। जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा किसी भी क्वांटिटी में जिसकी जो रेज्ड पावर है वो कितनी है n,
तो वो एन टाइम हो जाएगा किसका, जो फ्रैक्शनल एरर है उस फिजिकल क्वांटिटी का उसका। जैसे एग्जांपल देखो, x इज इक्वल टू ए की पावर n है, x के अंदर कितना n है, ये किस में आ जाएगा, रिलेटिव एरर होगा डेल ए बाई कुछ दो क्वेश्चन पहले पेंगे, x इज इक्वल पावर क्यू डिवाइडेड बाई सी, रिलेटिव एरर होगा वो कितना होगा डेल एक्स बाई मल्टीप्लाई में ए में रिलेटिव एरर कितना है डेल ए बाई ए, प्लस जो पावर क्यू है वो मल्टीप्लाई में बी का रिलेटिव एरर डेल बी बाई बी, प्लस आर मल्टीप्लाई में डेल सी बाई सी। अब जो ये तीन टाइप के हैं इनके एग्जाम्पल देखो ताकि इजीली क्लियर हो जाए। इनिशियल टेम्परेचर दिया है और फाइनल टेम्परेचर दिया है, तो कैलकुलेट करना है कितना टेम्परेचर राइज हुआ है विद प्रॉपर एरर लिमिट। ये डिनोट किया थीटा 1 से, ये डिनोट किया थीटा 2 से। राइज टेम्परेचर निकालना है तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 करेंगे। अगर हम सिंपल मेजर्ड वैल्यू में देखें तो सीधा सीधा थीटा 2 माइनस क्या कर देंगे थीटा 1, तो थीटा कितना आ गया इतना। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करें तो डेल थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा डेल थीटा 2, 0.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 0.5। तो इस तरीके से हम जो एब्सोल्यूट एरर है, जो ट्रू वैल्यू है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे लेंथ दे दिया और ब्रेड्थ दी है रेक्टेंगल की, ये एल है ये दी है बी, एरिया निकालना है। अगर मेजर्ड वैल्यू का देखें एल मल्टीप्लाई बी, तो सीधा सीधा एरिया कितना हो जाएगा ये टर्म। और अगर इसी में एब्सोल्यूट एरर निकालें तो एल इंटू बी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये डेल एल बाई एल प्लस क्या हो जाएगा डेल बी डिवाइडेड बाई एल कितना है 5.7 प्लस डेल बी कितना है 0.2 और डिवाइड तो डेल ए बाई जो ए है वो कितना निकला इतना। अगर हम खाली एब्सोल्यूट एरर देखें और इस ए की जो वैल्यू है हमने पहले कैलकुलेट की थी वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा डेल ए। अगर इसको प्रॉपर लिखें तो कितना लिखा जाएगा, जो वैल्यू मेजर्ड है वो प्लस जो एब्सोल्यूट एरर है वो। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट ये फिर सेम एग्जांपल है, कैलकुलेट its velocity with error limit, what is the percentage error in velocity। वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, मेजर्ड टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो वैल्यू कितनी हुई 3.45। निकाल लें एब्सोल्यूट एरर की मेजरमेंट तक, तो ये हो जाएगा डेल वी बाई वी प्लस डेल एस बाई एस प्लस डेल टी बाई टी। तो डेल एस कितना है 0.2 डिवाइडेड बाई एस कितना है 13.8 प्लस सेकेंड टर्म डेल टी कितना है, डेल वी कैलकुलेट करना है तो वी मल्टीप्लाई में होगा, वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और अगर परसेंटेज ऑफ एरर चाहिए तो डेल वी बाई वी करके मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इनटू 100। तो ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट। अगर इसमें मेन टॉपिक की बात करें तो 5 मेन टॉपिक हैं। फर्स्ट जो मेन है बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकंड फंडामेंटल यूनिट का यूज करके जो डायमेंशन है उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थर्ड इस यूनिट से अगर बात करें और फोर्थ जो हम बात करें इसी से अगर राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे। सिक्स्थ अगर देखें तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। और अगर हम सेवन्थ इसमें बात करें तो एरर किस तरीके से मेजर करी जाती हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो मेनली टॉपिक हैं ये 7 ही हैं और इनसे 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं यूनिट फर्स्ट से। देखो इस यूनिट से ये जो इतना कराया है एक बार इसको अच्छे से कर लो, इससे ज़्यादा इस यूनिट से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसके कंबाइन जितने भी PYQ हैं वो सभी सोल्व कर लेंगे। तो इसको अच्छे से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।